गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं स्टेम के बारे में। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने देखा था स्टेम प्लांट का मेन सपोर्टिंग ऑर्गन होता है जो नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। स्टेम सिंपल भी होता है और स्पेशलाइज्ड भी होता है, मॉडिफाइड होता है फूड स्टोरेज के लिए और सपोर्ट के लिए। स्टेम में जो नोड्स होती हैं उसके ऊपर लीव्स लगती हैं और लीव्स के एक्सिल में ब्रांच बर्ड और फ्लोरल बर्ड्स अराइज होती हैं। स्टेम वुडी भी हो सकता है और हर्बेशियस भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमने देखा है जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम प्रैक्टिकल्स में स्टेम का टीएस ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के उसको सेफ्रन और फास्ट ग्रीन से स्टेन करके देखते हैं। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। नोड्स के ऊपर लीव्स लगी होती हैं जिसके कारण नोड्स का स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि लीफ की जगह जहाँ से अराइज होती है वहाँ लीफ ट्रेस और लीफ गैप, और ब्रांच जहाँ से अराइज होती है वहाँ से ब्रांच ट्रेस और ब्रांच गैप पाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा लीव्स एक नोड्स पे लगेंगी, लीव्स और ब्रांचेस, उतना ज़्यादा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ट्रांसफर सेक्शन में। अगर हम देखेंगे टिश्यू सिस्टम में, जैसे हमने पढ़ा था 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल और डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कोनिफर्स और डाइकोटिलेडन्स में जो टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर स्ट्रैंड से वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये एक सिलेंडरिकल शेप में अरेंज होते हैं। सबसे बाहर डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वेस्कुलर बंडल्स की रिंग वेस्कुलर बंडल्स के फॉर्म में होता है। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, कॉर्टेक्स और पिथ। जो कॉर्टेक्स होता है और पिथ होता है दोनों पैरेन्काइमोटस होते हैं। हमने टिश्यूज़ में पढ़े थे टिश्यू कितने तरह के होते हैं, पैरेन्काइमोटस, स्क्लेरेन्काइमोटस और कोलेन्काइमोटस। तो कॉर्टेक्स और पिथ पैरेन्काइमोटस होते हैं। वेस्कुलर बंडल इन दोनों टिश्यूज़ के बीच में सिचुएटेड होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो मेडुलरी रेस और पिथ रेस कहता है। मेडुलरी रेस और पिथ रेस पिथ को कॉर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे हो, वेस्कुलर बंडल एक रिंग में है, सेंटर में पिथ है, बाहर कॉर्टेक्स है। इसमें थोड़ी सी सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई दे गई है जो कि हम बाद में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेस्कुलर बंडल में देख रहे हो बीच में 2 वेस्कुलर बंडल को जोड़ने वाले इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। अगर आप फर्स्ट वाला डायग्राम देखोगे तो वेस्कुलर बंडल सेंटर में पिथ है, बाहर की ओर फ्लोएम है और अंदर की ओर जाइलम है। फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है और प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन जाते हैं। और आउटर पार्ट में एपिडर्मिस होती है, वो पेरिडर्म बनाती है। ये आगे की बात है, अभी है मेन स्ट्रक्चर जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे डर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसे कि डायग्राम में डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है मेनली एपिडर्मिस की फॉर्म में। एपिडर्मिस जो होती है स्टेम की एक सिंगल लेयर की बनी होती है। इनकी सेल जो होती है उनके बाहर क्यूटिकल पाई जाती है, एक क्यूटिकल लेयर होती है। साथ ही साथ कुछ स्टेम्स में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस की सेल्स लिविंग होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्लांट्स में एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि स्टेम हर्बेशियस होता है। एपिडर्मल सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी शो करती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब विभाजन की क्षमता। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से एपिडर्मिस की सरफेस एरिया बढ़ता रहता है प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के टाइम पे। ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब इसके बाद है कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो अनेक प्रकार के टिश्यूज़ का बना होता है और अलग अलग प्लांट्स में ये टिश्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले मुख्यतः जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो पैरेन्काइमोटस सेल्स का बना होता है। कॉर्टेक्स का अधिकतर भाग पैरेन्काइमोटस सेल्स का बना होता है। इन सेल्स में कई बार केटलोप्लास्ट या क्लोरेन्काइमा भी पाया जाता है। सबसे बाहर पैरेन्काइमा, फिर पाया जाता है
अगर हम देखें तो कुछ स्पीसीज़ में कोलेनकाइमा, इन में जो कॉर्टेक्स होता है उसके आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं, वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। ये एक कंटिन्यूस लेयर बनाती है या फिर ऐसे या स्ट्रैंड्स के रूप में भी पाई जाती है, खासकर उन स्टेम्स में जहाँ रिजेस एंड ग्रूव्स पाई जाती हैं, वहाँ मुख्यतः रिजेस के नीचे कोलेनकाइमा पाया जाता है। कोलेनकाइमा जैसे कि अपने टिश्यूज़ में पढ़ा था, प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त देता है। फिर स्क्लेरेंकाइमा, कुछ प्लांट्स में कोलेनकाइमा के स्थान पे एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर में स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है, जो कि दृढ़ता देता है प्लांट को। ये हमेशा कॉर्टेक्स की पेरिफेरल लेयर में पाया जाता है और प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू की तरह से एक्ट करता है। फिर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट कुछ लेयर सामान्यतः पैरेन्काइमाटस होती है, पर वो कोलेनकाइमाटस या स्क्लेरेंकाइमाटस हो सकती है। इसके बाद जो कॉर्टेक्स होता है वो पैरेन्काइमाटस होता है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है। जो एंडोडर्मिस होती है वो कोनिफर्स और एंजियोस्पर्म में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, पर जो लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं उसमें एंडोडर्मिस डिफ्रेंशिएटेड होती है। इनमें वेस्कुलर प्लांट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कुछ प्लांट्स में स्टार्च शीट एंडोडर्मिस लेयर की तरह से काम करती है। तो एंडोडर्मिस में मुख्यतः इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो इंटरनल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है पिथ। पिथ ग्राउंड टिश्यू या स्टेम का सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है। इसके चारों ओर वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं एक रिंग में, डायकॉट्स में। ये जो पिथ होती है पैरेन्काइमाटस सेल्स की ही बनी होती है ज़्यादातर। ये लार्ज साइज़ की होती है सेंटर में, और जैसे जैसे पेरिफेरी की ओर जाती है इनका साइज़ छोटा होता जाता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो कि सेंटर में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि आउटर रीजन में सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। धीरे धीरे जो सेंट्रल पार्ट की जो पैरेन्काइमाटस सेल्स होती हैं पिथ की, वो नष्ट हो जाती हैं और इंटरनोड हॉल हो जाती है। कुछ स्पीसीज़ में पिथ होती है, उसमें टैनिन्स आदि सब्सटेंस बढ़ जाते हैं। ग्राउंड टिश्यू की वो स्ट्रिप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेस्कुलर सिलेंडर के बीच में पाई जाती हैं, मेडुलरी रेज या पिथ रेज होती हैं। मेडुलरी रेज जो होती हैं वो पिथ को कॉर्टेक्स से कनेक्ट करती हैं। अब जो इसका जो प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं डायकॉट्स में एक रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं। वेस्कुलर बंडल एक दूसरे के पास में होते हैं और इस कारण से एक रिंग या वलय के रूप में विन्यासित दिखाई देते हैं। वेस्कुलर बंडल अलग अलग तरह के होते हैं, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन। कॉन्जॉइंट में अगर हम देखेंगे तो दो तरह के होते हैं, रेडियल और कॉन्जॉइंट। हम देखते हैं, मैंने पढ़ा था टिश्यू सिस्टम में कि वेस्कुलर बंडल दो तरह के टिश्यू के बने होते हैं, मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम। तो रेडियल वो जो होते हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पाए जाते हैं। कॉन्जॉइंट में एक ही वेस्कुलर सिलेंडर में, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। कोलेट्रल में जो फ्लोएम होता है वो जाइलम के बाहर की ओर होता है। बाइकोलेट्रल में फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर होते हैं। कोलेट्रल में जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम के अंदर की ओर पाया जाता है, और जो फ्लोएम होता है वेस्कुलर बंडल के आउटर साइड में पाया जाता है। बाइकोलेट्रल में फ्लोएम जाइलम के दोनों साइड्स में पाया जाता है। कंसेंट्रिक बंडल्स में सिर्फ एक प्रकार का या तो जाइलम सेंटर में हो तो उसके चारों ओर एक वलय के रूप में फ्लोएम होता है, या फिर फ्लोएम सेंटर में हो तो उसके चारों ओर वलय के रूप में जाइलम होता है। ये बंडल्स इस आधार पे दो तरह के होते हैं, एम्फीसेरिब्रल और एम्फीबेसल। एम्फीसेरिब्रल में जाइलम जो होता है वो सेंटर में होता है, उसके चारों ओर फ्लोएम की वलय पाई जाती है। इस तरह के वेस्कुलर बंडल फ्रूट्स, फ्लावर्स और ओव्यूल्स में पाए जाते हैं। फिर एम्फीबेसल, इसमें जो फ्लोएम होता है वो सेंटर में होता है, उसके चारों ओर जाइलम की वलय पाई जाती है। ये मुख्यतः लिलिएसी फैमिली में पाए जाते हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो एक वेस्कुलर बंडल का, लिलिएसी का। इसमें मुख्यतः वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, जिसमें पैरेन्काइमाटस, पिथ, मेटाजाइलम, मेटाफ्लोएम आदि दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ आती है वेस्कुलर कैम्बियम।
जाइलम और फ्लोएम के बीच में, अच्छा वेस्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती, जबकि ओपन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक नैरो स्ट्रिप्स पाई जाती है डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म में। ये मेरिस्टेमेटिक सेल वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में एक्टिव हो जाती है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम मोनोकॉट्स में नहीं पाई जाती और उसमें वेस्कुलर बंडल को क्लोज्ड होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप्स पाई जाती है जो कि एक्टिवली डिवाइड होकर सेकेंडरी ग्रोथ करती है। वह ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है ओपन कहलाते हैं, ये डाइकोट्स में पाए जाते हैं। जबकि ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम की स्ट्रिप नहीं पाई जाती क्लोज्ड कहलाते हैं, ये मोनोकॉट में पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं एपिडर्मिस, कॉर्क, वेस्कुलर बंडल शीट दिखाई दे रही है, वेस्कुलर कैम्बियम दिखाई दे रहा है और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर भी जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होता है? कॉर्टेक्स के अंदर या एंडोडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल के बाहर एक लेयर पाई जाती है सेल्स की, जिसको कि पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है और सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड होती है। कुछ प्लांट्स में पेरिसाइकिल फ्लोएम के एकदम बाहर पाई जाती है और फाइबर्स में मॉडिफाइड होती है। इनको पेरीवेस्कुलर फाइबर्स कहते हैं। इनमें ये फाइबर्स पैरेन्काइमेटस रहते हैं। अब लीफ ट्रेस और लीफ कैप। कुछ प्लांट्स में स्मॉल साइज के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल की रिंग के बीच में। कई बार ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, आप ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो वेस्कुलर रिंग के बाहर पाए जाते हैं। ये जो बंडल होते हैं ये लीव्स को सप्लाई करने वाले बंडल होते हैं और इनको कहते हैं लीफ ट्रेसेस। जिस जगह लीफ ट्रेसेस पाई जाती है वहाँ वेस्कुलर सिलेंडर में वेस्कुलर टिश्यू की जगह पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। इस जगह को कहते हैं लीफ गैप। ये बिल्कुल लीफ ट्रेस के बंडल के अंदर की ओर होता है। इसी तरह के ट्रेसेस ब्रांच ट्रेस और ब्रांच गैप, जहाँ से ब्रांच निकलती है उस जगह पाया जाता है। लीफ ट्रेस और लीफ गैप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नोड्स जो होती हैं उन पर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स, लीव्स उत्पन्न होती हैं और ब्रांच उत्पन्न होती है। जहाँ ये लीफ और ब्रांच उत्पन्न होती है वहाँ लीफ ट्रेस और लीफ गैप पाए जाते हैं। लीफ ट्रेस और लीफ गैप क्या होते हैं? लीफ ट्रेस वो वेस्कुलर बंडल होते हैं जो लीफ को वेस्कुलर सप्लाई या वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करते हैं, और जिस जगह पे लीफ ट्रेस होता है उसके ऊपर की कुछ सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं और वो लीफ गैप कहलाती हैं। ये हुआ वो कहता है स्टेम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम मोनोकॉट स्टेम और स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में और आगे बढ़ेंगे।